अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम 11th क्लास फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज के ये जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस हैं इनका सॉल्यूशन करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आपको ये क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएंगे। टोटल ये 5 क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है 2.1, वाई डज अ हंटर एमिंग अ बर्ड इन अ ट्री मिस द टारगेट एक्जैक्टली एट द बर्ड। शिकार करने वाला दरख्त पर बैठे परिंदे को निशाना बनाते हुए बिल्कुल परिंदे पर ही निशाना क्यों खता कर बैठता है। मतलब वाई डज अ हंटर एमिंग अ बर्ड अ ट्री मिस द टारगेट एक्जैक्टली एट द बर्ड, यानी कि एक शिकारी है जो दरख्त पर बैठे परिंदे को निशाना बनाता है। जैसे ही वो परिंदे को निशाना बना लेता है तो फिर उसका परिंदे पर निशाना क्यों खता हो जाता है, क्यों मिस हो जाता है। इसका आंसर आपने बताना है। द हंटर मिसेस बिकॉज द बुलेट फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ ड्यू टू ग्रेविटी। शिकार करने वाले का जो निशाना होता है वो इसलिए मिस हो जाता है क्योंकि गोली जो होती है, बुलेट जो होती है, फॉलो द पैराबोलिक पाथ, वो एक मकबनुमा पैराबोलिक पाथ जो है वो रास्ता इख्तियार कर लेती है। किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। इस वजह से उसका निशाना जो है वो ख़ता हो जाता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू बुक एक फार्मूला है, इससे भी हम बताएंगे। वाइल द हंटर एम्स डायरेक्टली एट द बर्ड, जब शिकार करने वाला बराह रास्त परिंदे की तरफ निशाना लगाता है, द बुलेट ड्रॉप्स वर्टिकली ड्यूरिंग द फ्लाइट ड्यू टू ग्रेविटी, तो गोली हवा में उड़ते हुए ग्रेविटी की वजह से, कशिश की वजह से ना नीचे की तरफ गिरती है, ड्रॉप हो जाती है। बुलेट ड्रॉप वर्टिकली ड्यूरिंग, तो वो बुलेट जो होती है वो नीचे की तरफ वर्टिकली गिर जाती है। यही वजह है कि गोली परिंदे से नीचे वाले नुक्ते पर लग जाती है। तो रियाजी के मुताबिक, मतलब एक मैथमेटिकल फॉर्म में यहाँ पे इसका एक फार्मूला है, y इज़ इक्वल टू 1/2 GT²। देखिए y ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, y 1/2 GT², दस द बुलेट हिट्स अ पॉइंट बिलो द बर्ड, इसलिए गोली परिंदे से नीचे गिरती है। ये टॉपिक है ना, उसके अंदर यहाँ पे ये फार्मूला भी इसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 2.2। उम्मीद करती हूँ 2.1 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब 2.2 देखें। अ पर्सन फॉलिंग ऑन अ हीप ऑफ सैंड डज नॉट हर्ट, एक शख्स रेत के ढेर पर गिरने से मोर एज़ कम्पेयर टू अ पर्सन फॉलिंग ऑन अ कंक्रीट वाई, एक शख्स रेत के ढेर पर से गिरता है और कंक्रीट के फर्श पर गिरने की निस्बत ज़्यादा ज़ख्मी क्यों नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? द पर्सन फॉलिंग ऑन सैंड, रेत पर गिरने वाला शख्स, इज़ लेस हर्ट, कम ज़ख्मी होता है। बिकॉज, क्योंकि सैंड इंक्रीजेज द टाइम ऑफ इम्पैक्ट, क्योंकि रेत जो है उसके टाइम को, गिरने के टाइम को बढ़ा देती है, टाइम ऑफ इम्पैक्ट, एंड रिड्यूसेस फोर्स, और फोर्स को कम कर देती है। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे एक फार्मूला है, जो आपने मैथमेटिकल फार्मूला पढ़ा है, ये आपने इसके अंदर बताना है कि रेत पर गिरने वाला शख्स कम ज़ख्मी होता है क्योंकि रेत जो होती है उसके गिरने के वक्त को बढ़ा देती है और फोर्स को कम कर देती है। सैंड इज़ कंप्रेसिबल एंड एक्सटेंड द कोलिजन टाइम, कंप्रेस हो जाती है और कोलिजन टकराने के टाइम को एक्सटेंड कर देती है, जिसकी वजह से फोर्स कम हो जाती है। F इज़ इक्वल टू डेल्टा P ओवर डेल्टा T, तो ये आपने फोर्स का एक रिलेशन भी बता देना है। वाइल कंक्रीट फ्लोर डज नॉट कंप्रेस, जो कंक्रीट फ्लोर होता है वो कंप्रेस नहीं होता। सो इम्पैक्ट इट्स मोर सडन, वो जल्दी से गिरता है, उसका टाइम उसमें नहीं बढ़ता और फोर्स भी उसमें ज़्यादा होती है, कम नहीं होती। तो बेसिकली क्या होता है कि रेत नर्म और कंप्रेस होने वाली चीज़ होती है। जब कोई शख्स इस पर गिरता है ना तो वो दब जाती है, यानी कि उसमें टाइम बढ़ जाता है, डेल्टा T बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा वक्त लगता है उतनी फोर्स कम होती है। देखिए ना, दोनों के दरमियान इन्वर्स रिलेशन है। जबकि कंक्रीट का जो फर्श होता है वो सख्त होता है और वो नहीं दबता, इसलिए उसमें अचानक और जो बंदा गिरता है वो ज़्यादा ज़ख्मी होता है। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन 2.2 आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 2.3 की तरफ। स्टेट द कंडीशंस अंडर विच बर्ड्स फ्लाई इन एयर, परिंदे हवा में उड़ने के लिए कौन से हालात ज़रूरी होते हैं, परिंदों के हवा में उड़ने के लिए कौन सी कंडीशंस नेसेसरी होती हैं, ये पूछी गई हैं। बर्ड्स फ्लाई बाय क्रिएटिंग एन अपवर्ड लिफ्ट फोर्स ग्रेटर देन वेट, परिंदे हवा में उड़ते हैं क्योंकि वो अपने वज़न से ज़्यादा ऊपर की तरफ, यानी कि उठाई जाने वाली जो फोर्स होती है वो पैदा करते हैं। क्यों उड़ते हैं? कि उनका वज़न कम होता है लेकिन उनको जो ऊपर फोर्स उड़ा रही होती है ना हवा में, वो उन पर ज़्यादा लग रही होती है, ये वजह होती है। अब इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी है यहाँ पे। बर्ड्स फ्लैप विंग्स टू पुश एयर डाउनवर्ड,
परिंदे अपने परों को जब फड़फड़ाते हैं, क्रिएटिंग लिफ्ट ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो जो हवा होती है वो उन्हें नीचे की तरफ धकेलती है ना, नीचे की तरफ आती है। न्यूटन के तीसरा कानून के मुताबिक हवा परिंदे के ऊपर की तरफ बराबर कुव्वत में उसको लिफ्ट करवाती है, यानी कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, हमने पढ़ा है ना न्यूटन्स थर्ड लॉ। दस बर्ड कैन फ्लाई बाय जनरेटिंग सफिशिएंट लिफ्ट एंड थ्रस्ट। जब ये लिफ्ट परिंदे के वज़न से ज़्यादा हो जाती है और उस पर जो एक मुनासिब थ्रस्ट लगता है, थ्रस्ट क्या होता है, आगे भेजने वाली, उसको आगे धक्का लगाने वाली फोर्स, विच आर अचीव्ड थ्रू फ्लैपिंग देयर विंग्स इन द फाइट। और वो जो उस पर थ्रस्ट की फोर्स लगती है उसकी वजह से परिंदा हवा में उड़ सकता है। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन है। ये बताया गया है कि परिंदे हवा में उड़ते हैं क्योंकि वो अपने वज़न से ज़्यादा, ऊपर की फोर्स उन पर लग रही होती है उनके वज़न से ज़्यादा। वो जब परिंदे अपने परों को फड़फड़ाते हैं जिससे हवा नीचे की तरफ धकेली जाती है। न्यूटन का तीसरा कानून यही बताता है, हवा परिंदे पर ऊपर की तरफ बराबर की कुव्वत में उस लिफ्ट करती है उसको। जब ये लिफ्ट परिंदे के वज़न से ज़्यादा हो जाती है ना, तो थ्रस्ट एक उस पर लगती है, आगे धकेलने वाली जो फोर्स होती है वो उस पर लगती है और परिंदा आगे की तरफ उड़ सकता है। आंसर में एक्सप्लेनेशन बेशक कितनी ना करें, एक पॉइंट कर लें तब भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.4, डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस फॉर विच वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ व्हीकल। एक गाड़ी जिसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के हालात इस तरह से कुछ बयान किए गए हैं, इनको देखते हैं। पहला v इज़ ज़ीरो, अगर वेलोसिटी 0 हो बट a इज़ नॉट ज़ीरो तो फिर क्या होगा। अगर a ज़ीरो और वेलोसिटी नॉट ज़ीरो फिर क्या होगा। परपेंडिकुलर टू वन अनदर, अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो फिर क्या होगा। तीनों केसेस को बताना है। पहले फर्स्ट केस जिसमें वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन 0 नहीं है। व्हेन सडन ब्रेक्स अप्लाइड एट एनी इंस्टेंट, जब गाड़ी पर अचानक ब्रेक लगाई जाती है एंड व्हीकल स्टॉप्स और गाड़ी रुक जाती है, देन वेलोसिटी इज़ 0 बट एक्सेलरेशन इज़ नॉट 0। तो पहली कंडीशन कब होगी, जब सडन ब्रेक लगेगी तो उस टाइम पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी बट एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, क्योंकि ब्रेक लगने की वजह से उसमें तेज़ी से तब्दीली हो रही होती है। a इज़ 0 बट v इज़ नॉट 0। सेकंड कंडीशन, व्हेन अ व्हीकल इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, पहले था व्हेन जब उस पर ब्रेक अप्लाई होती है, जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है तो उस टाइम पे एक्सेलरेशन 0 होता है, वेलोसिटी 0 नहीं होती। तीसरा पॉइंट है परपेंडिकुलर टू वन अनदर। व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कल, जब कोई चीज़ या कोई भी ऑब्जेक्ट दायरे में मूव कर रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यानी कि जब कोई चीज़ दायरे में हरकत कर रही होती है तो उसकी स्पीड और उसकी जो वेलोसिटी स्पीड यानी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि उन पर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है उसकी वजह से ये होता है। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है 2.5, डिस्क्राइब ब्रीफली इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। हवा की रेजिस्टेंस एयर रेजिस्टेंस होती है, एयर रेजिस्टेंस का प्रोजेक्टाइल की रेंज और ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम हाइट होती है उस पर क्या असर पड़ता है, इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है। एक डायग्राम के ज़रिए प्रोजेक्टाइल मोशन की जो टॉपिक में भी है वो भी यहाँ पे उसके ज़रिए इसको एक्सप्लेन किया गया है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, बहुत ही सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है एयर रेजिस्टेंस रिड्यूस बोथ द रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। एयर रेजिस्टेंस क्या करती है, प्रोजेक्टाइल की रेंज और जो उसकी हाइट होती है, ज़्यादा से ज़्यादा जो हाइट होती है दोनों को क्या कम कर देती है, दोनों को कम करती है। एयर रेजिस्टेंस रिड्यूस, जो एयर रेजिस्टेंस होती है रिड्यूस कर देती है किस किस को, रेंज और मैक्सिमम हाइट को। प्रोजेक्टाइल जो होता है ना इस डायरेक्शन में, ये जो प्रोजेक्टाइल है इसकी हाइट को एयर रेजिस्टेंस कम कर देती है और इसकी रेंज को भी कम कर देती है। अब रेंज और यहाँ पे मैक्सिमम हाइट को थोड़ा सा डिफाइन करना है। साथ रेंज, एयर रेजिस्टेंस अपोज द हॉरिजॉन्टल मोशन स्लोइंग द प्रोजेक्टाइल डाउन। रेंज पर जो असर होता है ना हवा का, वो किस डायरेक्शन में होता है, हॉरिजॉन्टल मोशन में होता है। इसकी वजह से क्या होता है, प्रोजेक्टाइल आगे कम फासला तय करता है और उसकी रेंज कम हो जाती है। एज अ रिजल्ट इट कवर लेस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सो द रेंज डिक्रीज, जिस वजह से उसकी रेंज भी कम हो जाती है। मैक्सिमम हाइट क्या होती है, एयर रेजिस्टेंस आल्सो एक्ट अगेंस्ट द अपवर्ड मोशन रिड्यूसिंग द वर्टिकल स्पीड मोर क्विकली। ज़्यादा से ज़्यादा जब ऊंचाई पर एयर रेजिस्टेंस होती है वो ऊपर की तरफ
ऊपर की तरफ जाने वाली जो हरकत होती है उस पर मुखालिफ सिमत में लगती है, जिससे क्या होता है कि उसकी जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है और प्रोजेक्टाइल की हाइट भी कम हो जाती है। जैसे स्पीड कम होगी तो वो ज़्यादा ऊंचा नहीं जाएगा, उसकी हाइट भी कम हो जाएगी। यहाँ पर डायग्राम में भी यही दिखाया गया है कि प्रोजेक्टाइल ज़्यादा ऊंचा और ज़्यादा रेंज तब तय करता है जब एयर रेजिस्टेंस के साथ साथ दोनों चीज़ें कम हों, दोनों का इफ़ेक्ट उस पर पड़ रहा होता है। तो रेंज और मैक्सिमम हाइट को इस तरह से आपने साथ एक्सप्लेन कर देना है। और यहाँ पे हमारे चैप्टर नंबर 2 के कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस मुकम्मल हो चुके हैं।